everybody, and welcome to Up Close and Personal. How have you guys been doing? I am hoping that this entire season of festivals has been great for y'all. Of course, we know it's the new way to celebrate your pandemic Durga Puja, pandemic Navratri, and pandemic Dasera, which is, of course, coming up. We too had a lot of fun, and we thought, because the festival and music goes hand in hand, we thought we should spend this Dasera evening with you with a lot of music. So we have a very special guest with us who's an amazing guitarist who has tons of experience when it comes to working, being a guitarist, and working in Bollywood, working in reality shows, working in, composing tunes, and not just now. This is happening since 1974. So we are going to explore a lot of stories, a lot of retro sessions, a lot of current music and everything. So first, let me have him on screen. Welcome him. Hello, Arvind Haldipur ji. Hello. Hello, Namaskar. Namaskar, Arvind ji. Thank you for coming on the show. Yes, Ria. Thank you for calling me for the show. No, it was lovely. So first of all, मुझे आपके जो वर्क स्पैन का जो करियर है उसकी एक क्विक झलक मैं आपसे बात करने से पहले ही सबको दिखाना चाहती हूँ. So give me a minute. Let me show them when it comes to what you have done till date. Yeah. Well, that was a very quick introduction. And now I would like everybody to see the way Arvind ji actually plays. Wonderful.
आई एम Thank you. श्योर ये देख के सभी को आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, और ये एक्सपीरियंस एंड सो मच ऑफ टाइम इन द सेम फील्ड क्या होता है. सो मैं सभी को ये भी बता दूं, अरविंद जी इट्स खुद इस फील्ड में आने से पहले इनके प्रीवियस जनरेशंस, इनके करंट जनरेशन सभी म्यूजिक में ही बिलोंग करते हैं. इनके फादर परशुराम हल्दीपुर जी मैंडोलिन बजाते थे. उन्होंने CMA, दैट इज सिनी म्यूजिशियन एसोसिएशन के फाउंडर थे. एंड इनके ब्रदर अमर हल्दीपुर ये भी म्यूजिशियन है, एंड व्हाट अ ग्रेट म्यूजिशियन ही इज. एंड ऑफ कोर्स देन अरविंद जी खुद जो 1974 से बॉलीवुड में इतना कुछ कर रहे हैं, एंड टिल डेट ही इज वर्किंग. So we really it's great to have you, अरविंद जी. लेकिन हम स्टार्ट ऑफ कोर्स आपके काम से रिलेटेड तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि एक म्यूजिशियन फैमिली एज इन आपका चाइल्डहुड और आपकी जो लर्निंग जो स्टार्ट हुई, म्यूजिक में इंक्लिनेशन जो बढ़ा, वो उसकी शुरुआत कैसी हुई? Were you always interested कि कैसे था ये? Actually, ऐसे था कि मेरे पापा खुद मैंडोलिन बजाते थे जी. और बड़े भाई वायलिन. तो काफी मेरे से 8-10 साल पहले. और फिर बाबा जी और मेरे पापा ये क्या करते थे, कोई भी ऐसा, तेरा बेटा क्या कर रहा है आजकल? बोले कुछ नहीं, बेकार घूम रहे, ला उसको मेरे पास, बैठ जाए इधर, वायलिन सीख. किसी को वायलिन सिखा रहे, किसी को गिटार सिखा रहे, पकड़ पकड़ के ला के सिखा रहे, ताकि हमको म्यूजिशियन बनाने थे. और मैं तो छोटा था, तो घर में भी काफी स्टूडेंट्स आते थे, हमारे पापा के स्टूडेंट्स सीखने के लिए आते थे. तो उनको देखते रहने का मैं तो बहुत छोटा था जब मैंने सीखने लिया, तब मैं 10 साल का था. दिस वाज इन 1955. ओके. व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे हाथ में जब इंस्ट्रूमेंट दिया, और ये इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मैंडोलिन. My first instrument was mandolin, which my father was playing. So I was very attracted. मैं देखने का, डैडी बजा रहे, फिर डैडी के 2-4 स्टूडेंट, उनको देखते रहने का, वो बजा रहे. तो पापा ने मेरे को, तो बजाएगा ना? हाँ. सीखना है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बोला करूंगा, ठीक है. और मेरे को दसरे के दिन उन्होंने हाथ में ये बाजा दिया, मैंडोलिन. क्योंकि दसरा होता है ना, गंडा सरस्वती की पूजा होती है, तो उस दिन ये उन्होंने शुरुआत किया और मेरे को सिखाना चालू कर दिया. और बड़े भैया अमर, वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, वायलिन. तो उनका नोटेशन सब, लिखा पढ़ी सब वेस्टर्न में होता था. यू नो हाउ दे राइट म्यूजिक. यस. क्लास नोटेशन बोलते हैं जिसको. और एक इंडियन जो सारे गामा पद निसा इसमें बोलते हैं, इंडियन में लिखते हैं. जैसे सारे गामा पद निसा निधा नमा गरिसा, ये तो इंडियन में लिखा जाता है. तो वेस्टर्न में क्या डो रे मी फा सोला, लेकिन उसकी राइटिंग अलग होती है, वैल्यूज वो लिखने पड़ते हैं. तो वो भाई वायलिन सीख रहा था, बोल के उसके जो वायलिन के स्टडीज थे ना, पापा मेरे को देते थे सिखाने के. अच्छा. हाँ, वायलिन का लेसन तू इस पे बजा. है मैंडोलिन, क्योंकि वायलिन और मैंडोलिन की ट्यूनिंग भी सेम थी, GD-A-E. तो इसके लिए वो सेम ट्यूनिंग थी. इसके लिए हम लोग, मेरे को बोले नहीं, you should know to play all violin techniques, क्योंकि वायलिन फास्ट बजता है, ऐसा सब बजता है पार्ट्स. और एक बाजू मुझे इंडियन भी सिखा रहे थे, जैसे राग. हाँ, इंडियन उनका था, तो इंडियन से भी बजाना है, इंडियन नोटेशन भी बजाओ और वेस्टर्न नोटेशन भी बजाओ. दोनों नोटेशन तुमको आना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में कभी जाए तो वहाँ का जो अरेंजर है, समझो वो उन्होंने अपनी पढ़ाई इंडियन नोटेशन सीखी, तो लिखा हुआ सब इंडियन में लिखा. यू शुड नो टू रीड दैट, नहीं तो तुझे ट्रांसफर करके देखना पड़ेगा. तो इसलिए मेरा क्या, मुझे एडवांटेज क्या मिला, पापा से इंडियन सीख लिया, भाई से वेस्टर्न सीख लिया, दोनों से, यानी इधर से एक किक मारे, उधर से दूसरा किक मारे, ऐसा था. Very nice, very nice. And I think यही एक, my papa was very strict about practice. Okay. Yeah, you were asking me something. Yes, I was like, I think this is यही एक फायदा होता है जब आप एक
फैमिली म्यूजिशियन फैमिली से होते हो तो यू हैव द ओनली ऑप्शन, आप मतलब आपके पास सीखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। फैमिली है ठीक है, जैसे अभी मेरे को भी 2 बेटी है, लेकिन बेटियों ने मेरे सीखा नहीं म्यूजिक। तो मैं पियानो भी लाया, लेकिन थोड़ा दिन ने पापा करके श्रुति ने छोड़ दिया। तो यूजुअली क्या होता है, खुद को भी सीखने का वो होना चाहिए। राइट। तो इन द सेंस फिर अरविंद जी इसका मतलब यही है कि आपको भी इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही था, इट्स नॉट जस्ट कि आप पे फोर्स किया गया कि सीख लो। अट्रैक्टेड था मैं, मेरे गाने सुनते रहना, लोग क्या बजा रहा है, उधर कहीं बैंड बज रहा तो वहां देखते रहने का। और हमारे सामने क्या हॉल था, राइट अपोजिट वेडिंग हॉल, तो उधर शादी होती थी ना तो बहुत सारे बैंड आते बजते थे, तो शादी में बैंड बजे तो वहां जाके खड़ा रह के सुनता था मैं कि ये लोग बैंड बजा रहे, क्या गाना बज रहा है, और सब पुराने गाने बजते थे। तो ऐसे करके मेरे हाथ में मैंडोलिन आ गया। 5 साल मैंने मैंडोलिन सीखा। फिर 5 साल के बाद दिस वाज 1970 में आ गया मैं, 5 साल के बाद, बराबर 64 टू 70 एंड 70 से लेकर 72 में मैंने 70 में मेरे हाथ में गिटार दिया उन्होंने। राइट, इसी पे मैं आने वाली थी कि आपने मैंडोलिन और वायलिन दोनों की स्टडीज के बाद गिटार पे कैसे आए। तो मेरे को क्या बोले कि देख, मैंडोलिन इज अ not a complete instrument. What you can play on guitar you can play any style of music, you can play rhythm, you can play harmony and plus melody. It's a complete instrument. Guitar is a complete instrument. और इन फ्यूचर में ना गिटार का इतना क्रेज होने वाला है कि, और ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो, हर गाने में गिटार होना जरूरी है। कुछ भी नहीं होगा तो पीछे वो हारमोनी तो बजाता रहेगा, उसकी कॉर्ड्स बजाएगा, बहुत कॉर्ड्स या। तो उन्होंने मुझे 70 में गिटार दिया। 70 से लेके 72 तक रिगरस प्रैक्टिस। ओके। यानी बस स्कूल जाना, स्कूल से खेलना बिलना नहीं, सीधा प्रैक्टिस करना। क्योंकि हम समझ चुके हैं लाइक आपकी इंटरेस्ट थी, एंड तो लेट्स स्टार्ट विद आपके थोड़े से कुछ यू नो आपके अर्ली डेज में जिन सॉन्ग्स पर आप प्रैक्टिस करते थे या थिंग्स दैट यू रियली लाइक्ड। सॉरी, हाँ मतलब आपके जो उस टाइम के जो फेवरेट सॉन्ग्स होते थे। ऑफ कोर्स आपने तो अपनी म्यूजिक बाद में शुरू कर दी थी, दैट्स डिफरेंट। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पापा शंकर जी किशन के पास बहुत काम किया उन्होंने, सलील दा के साथ किया, मुशर साहब के साथ, मदन जी के साथ, और ओपी नैयर साहब के साथ। ओपी नैयर जी का बहुत बजाया उन्होंने रिकॉर्ड। तो ओपी नैयर जी के यहाँ भी एक गिटारिस्ट थे, दिलीप नाइक। अच्छा। हाँ, फैंटास्टिक गिटारिस्ट ही was। और उस टाइम के बहुत नामचीन गिटारिस्ट थे, यानी वो किसी को भी वो नहीं करते थे, हॉट टेम्पर्ड भी थे, लेकिन he was a fantastic player। और मेरे डैडी के कलीग थे, डैडी से जूनियर थे वो। अच्छा। He was very senior to him, but he used to like my father's right hand technique। ओके। है ना, जैसा एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, तो राइट हैंड टेक्निक है ना, वो मेरे पापा को हमेशा बोलते थे, दादा आपका राइट हैंड क्या कमाल का है, बोले मुझे भी बताओ। अरे दिलीप ऐसा कर वैसा कर, ये उनको। तो मेरे को भी हमेशा वो पापा यही बोलते थे, तो दिलीप नाइक को सुनना, क्या गिटारिस्ट है देख ऐसा। तो हम लोग उसके गाने निकालते थे, जैसे जैसे दिलीप नाइक जी ने बजाया लाखों है यहाँ दिल वाले, गाना है, पता होगा आपको। हाँ मतलब काफी वेरी फेमस। जैसे उसमें मेन थिंग वो गिटार पीस ही इम्पोर्टेंट है, वो गिटार पीस बजते हैं आदमी को गाना। मैं आपको सुनाता हूँ जी। समझ में आया जी अंकल, मतलब
ना दिल वाले, ये गाने बहुत। वाह। फिर जैसे उनका और एक पीस है, मुझे अभी भी याद है, तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल तो आपने देखी होगी, आजा आजा जी मैं जी हूँ। जी 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 तो जी उसका जी। जो पीस है, हर कोई गिटारिस्ट को अगर स्टेज पे ये पीस नहीं बजाने आएगा तो गिटारिस्ट कंप्लीट नहीं था। तो हम लोग बचपन से ये पीस के पीछे लगे रहते थे, अरे यार कैसा बजाया कैसा बजाया। बाद में उसको देखा, फिर मालूम पड़ा अरे ये है। चलो ठीक है, तो वो भी आपको सुना था, वो ये भी उनका ही पीस बजाया हुआ है, दिलीप नायक जी का। अच्छा। वाह। ठीक है, जी जी। तो ऐसे दिलीप नायक सर थे। फिर उसके बाद और एक मेरे बहुत प्यारे गिटारिस्ट, जो मैं उनको बहुत ही फॉलो कर रहा हूँ, अब तक कर रहा था, बेचारे नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं है, जो कि जिनका नाम था गोरख भाई, गोरख शर्मा। गोरख जी गोरख राम प्रसाद शर्मा, यानी प्यारेलाल जी के छोटे भाई, लक्ष्मीकांत जी। प्यारेलाल जी के प्यारेलाल थे, उनके छोटे भाई ये। और प्यारेलाल जी और राम अपने गौरव भाई, ये राम प्रसाद जी के बेटे थे। इनके फादर का नाम अच्छा। राम प्रसाद शर्मा। जो मेरे जी पापा के साथ बोले ना, हम बताते कितने इंडियन में, और उन्होंने इतने म्यूजिशियंस रेडी किए ना, सबको फ्री सिखाया, घर में खिला पिला के बस सीखो। और वो वो आज सब इंडस्ट्री में, बैंड तैयार करना चाहते थे, लाइक आज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में म्यूजिशियंस बढ़ते रहिए। हाँ। वही बजा रहे इंडस्ट्री में, देखने जाएंगे तो। जी। ऐसे गोरख शर्मा ने भी कमाल के एक एक पीस बजे। वो मेरे लिए इंस्पिरेशन राइट। गुरु ही थे, गौरव भाई। मैंने उनके साथ भी जी। बहुत सारा काम किया, और उन्होंने मुझे बहुत बैकअप भी बहुत किया है कि ये आज तू बजा ले, मैं कंडक्ट कर अच्छा। रहा हूँ। नहीं अच्छा। तो इतना सोलो कोई देता नहीं था बजाने, नहीं मैं जी बजाऊंगा, क्योंकि वो जी। बजाने के बाद छाप उसकी रहती है ना। हम्म। लेकिन अभी लता जी ने गाया, वो लता जी ने गाया, किसने बनाया वो कोई पूछता नहीं। जी। बिल्कुल। तो फिर अरविंद जी, ये तो जब आप सीख रहे थे आपने फॉलो किया, और हम 1970s पे थे, देन 1974 जब आपने स्टार्ट किया काम करना। तब क्या हो गया, मुझे मेन ब्रेक मिला 1974 में। तभी हम्म। राजेश रोशन, इनको फर्स्ट फिल्म मिली थी कुंवारा बाप, अच्छा। में भाईजान की, महमूद की। और राजेश हम्म। रोशन और मेरे बड़े भैया अमर भाई, जी। और एक मेरा और एक दोस्त है निर्मल मुखर्जी, ये हम्म। लोग ना, ये सब लक्ष्मी जी के पास, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास बजा देते ये लोग। निर्मल हम्म। रिदम बजाता था, राजेश रोशन भी रिदम ही बजाता था, अच्छा। अमर भाई वायलिन। तो हम्म। राजेश रोशन को उनकी मम्मी ने लक्ष्मी जी के पास रखा था कि इंडस्ट्री का काम कैसे चलता है, यू नो टू कंपोज, बट कैसे होता है, किस टाइप का राइट। गाने को, कैसी म्यूजिक होती है, अरेंजमेंट क्या होता है, रिदम क्या होता है। इसके लिए उसको एक रोज सीखने के लिए, यानी वो लक्ष्मी जी के यहाँ आके बैठे रहता था राजेश रोशन। बाद में उसको फर्स्ट फिल्म मिली कुंवारा बाप। तो माय हम्म। ब्रदर वो आल्सो प्ले देयर। तो उसने अमर को पूछा कि अमर, मेरे को फिल्म मिली है, एंड आई वांट यू एज अ म्यूजिक अरेंजर, you राइट। arrange my things. So they decided, and then my brother he took me. बोला चल, come with me, take your guitar. We are going to Rajesh Roshan house. हम्म। अरे बोले राजेश रोशन, मिला उसको, हाँ बैठ बैठ यहाँ। तो बाद में ऐसा हो गया कि
हम दो खास दोस्त बन गए, मैं और राजू। हम अच्छा। क्योंकि मैं रोज जाता था उसके यहाँ, सुबह शाम उधर ही है, राजेश रोशन के म्यूजिक रूम पर ही। और हमने कुंवारा बाप फर्स्ट रिकॉर्डिंग किया, जो जो गाना है ना रफी साहब का, सज रही गली तेरी माँ, सज रही गली तेरी माँ सुनेरी गो, वो गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था वो आरी आजा। तो वैसे हमने वो फिल्म के काम खत्म कर दिए, और उसी दौरान में राजू को और एक फिल्म मिली, जो फिल्म थी जूली। अच्छा। साउथ की फिल्म थी, बी नागी रेड्डी, और उसके गाने बन रहे थे, यानी फिल्म साइन हो गई थी, राजू के पास स्टोरी हो गया था, और गाने बनाने के लिए राजू, हम लोग वही म्यूजिक रूम पे रोज बैठे रहते हैं। वो कुछ सोच रहा है, ये कुछ सोच रहा है, वो कुछ सोच रहा है, मैं कुछ अपना लेके बैठा हूँ। तभी वो फर्स्ट गाना हम लोग ने बनाया था, जूली, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हाँ बस यही बात न भूली, जूली जूली जूली, ऐसा गाना था, जूली लव्स यू। तो ऐसे वो गाना तो रेडी हो गया था, ट्यून बन गई थी, वर्ड्स भी, वी वर डूइंग म्यूजिक अरेंजमेंट्स। मैंने अभी रिकॉर्ड करना है, तो करे गाना कैसे स्टार्ट करे, तो मैं भी मुझे बैठे रहने लगा, तो मैं ऐसे बैठे बैठे मैंने ये बजा दिया। विसल जैसी आती ना, भूल गए सब कुछ। हाँ, गिटार का पार्ट ये था, फिर उसमें और एक पार्ट था, ऐसे ये गाना। फिर यहाँ पे ये गाना हो गया। फिर इसके बाद और एक गाना था जिसमें इंग्लिश गाना निकला था उस टाइम में। ओके। जूली में एक इंग्लिश गाना है, माई हार्ट इज बीटिंग, इट्स ऑन रिपीटिंग। अच्छा, यू नो दैट सॉन्ग? आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, ये मैंने शायद अभी तक नहीं सुना, और मे भी सुना होगा। आई एम keeps on repeating, yes, yes, this tune, yes, 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 yes. हाँ, तो वो गाने का और उस टाइम में मैं जिंगल्स भी बहुत बजाने जाता था, यू नो, जिंगल एड्स के। तो वनराज भाटिया, नाथन जी, लुई बैंक्स, ये सब इनके जिंगल्स बहुत होते थे। तो उस वक्त में एक सिंगर थी, प्रीति सागर। अच्छा। हाँ, एंड वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू सिंगर। हम लोग के म्यूजिक में कौन इंग्लिश में कौन अच्छा गाएगा, कौन गाएगा सोच रहे। तो पहले सोचा उषा उत्तप को बुलावे। उषा अय्यर, उषा उत्तप उसका नाम है, उषा अय्यर तो नाम। तो उषा उत्तप से ले, तो बोले नहीं, उसकी आवाज थोड़ी बेसी वॉइस है, वी वांट सम यंग टीनेज वॉइस। अच्छा, सोचते 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 कुछ सोच नहीं हुआ, तो सडनली मेरे को याद आया, अरे मैं बोला एक लड़की है जो बहुत जिंगल्स गाती है और वेस्टर्न के भी गाने गाती है। बोले कौन है? बोले प्रीति सागर, मोती सागर जी थे ना, उनकी डॉटर थी। तो बोले देखो है, तो उसको बुला लिया। तो बुलाया और उसने गाना सुना और वो गा के बताया, वो ही पास हो गई, और वो गाना सुपर डुपर हिट हो गया। उस गाने में पूरा गिटार ही है,
उसकी स्टार्टिंग एक गिटार से चालू होती, मैं आपको सुनाता है। यस, अब जब आपने वो प्ले किया ना, ट्यून बताया, तो पूरा, एंड आई थिंक सब लोग इस गाने को जानते हैं, एटलीस्ट इस ट्यून को। लिरिक्स अगर भूल भी गए होंगे तो ट्यून पूरी तरह याद है। So that was, so ये आपके उन दिनों के, that's how it started rolling, right? क्या हो गया, ये गाने जब बाहर निकले ना, क्योंकि राजेश रोशन क्या हो गया, जब आया उसके फर्स्ट पिक्चर कुंवारा वापस सुपर हिट, सेकंड फिल्म जूली फिल्म फेयर अवार्ड, फर्स्ट सेकंड पिक्चर में फिल्म फेयर अवार्ड मिला दे, फिर पिक्चर के ऊपर यश चोपड़ा, ये नटवरलाल, वी वर डूइंग फिल्म्स एंड फिल्म्स एंड फिल्म। मैंने कम से कम नहीं तो राजू के तो नहीं तो मैं बताऊं ना आपको, मोर देन 70-75 फिल्म्स की तो गाने बजाए होंगे। वाओ। याद नहीं आ रही अभी तक, और कुछ रिलीज भी नहीं हुए, पिक्चर बनी भी नहीं, काम हो गया, स्टार्ट हो गया, रिकॉर्डिंग भी हो गई, पिक्चर कंप्लीट नहीं हो गई, चली गई। तो ऐसे कितनी उस टाइम सब ग्रुप वर्क होता था, राइट? जो कि अभी के सिनेरियो से काफी डिफरेंट है। तो उस टाइम कैसे होता था? आपको ब्रीफ दी जाती थी कि हाउ वाज द प्रोसेस? कुछ नहीं होता था। अच्छा। हमारे घर में कुछ, नो रिहर्सल, नथिंग नथिंग नथिंग। हमको अच्छा। ऐसा था कि हमारे पापा ने भी हमको एक सिस्टम बनाया था, बोले रिकॉर्डिंग में जाना है 9 बजे ना, तो 6 बजे उठना, जल्दी 2 घंटा प्रैक्टिस करना, वार्म अप करना और फिर जाना स्टूडियो में, या 1 घंटा तो कम से कम बजा हाथ को सुबह। लेकिन पहले का सिस्टम ऐसा था ना रिकॉर्डिंग का कि म्यूजिक डायरेक्टर के असिस्टेंट्स होते थे जी, म्यूजिक अरेंजर्स होते थे जो म्यूजिक लिखते थे, समझे, एंड ही टू राइट द म्यूजिक, और गाने की जो सजावट करते थे, जिसको श्रृंगार करते, इसको बोलते अरेंजमेंट। चेहरा तो संगीतकार ने बना, अरेंजर सोचता था कि इसको नहीं, ये चेहरा ऐसे, इसको ये ड्रेस पहनाओ तो मैं ऐसी टाइप का ड्रेस पहनाओ तो ये अच्छी लगेगी, समझे ना। तो अरेंजमेंट होता है जो गाने को सजाता है पूरा, वो अरेंजर का काम था। जैसे मुझे लगता है पहले के जमाने के जो अरेंजर्स थे कमाल के थे, जैसे शंकर जी किशन के थे सेबास्टियन जी, फिर कल्याण जी भाई के पास थे फ्रैंकी, और बाल जय कुमार पार्टे, ये उनके अरेंजर थे। फिर ओपी नेयर के पास भी सेबास्टियन जी थे। सेबास्टियन जी बहुत जगह थे। और जैसे राजेश रोशन क्या अमर था मेरा भाई, तो पहले अरेंजर क्या करता था, अरेंजर गाना लिख लेता था, ट्यून कैसी बनी है, फिर उसको साथ में म्यूजिक डायरेक्टर के साथ बैठ के कुछ म्यूजिक सोचता था, तो बोलते थे नहीं यार ये अच्छा नहीं, इधर अपने को सितार लाना है। और हम लोग को स्टोरी भी मालूम होती थी पिक्चर की, सिचुएशन मालूम होता था कि किस सिचुएशन में ये गाना हो रहा है, समझे ना। तो पहले के म्यूजिक भी जो ये लोग बनाते थे, जैसे अभी गाने को क्या जरूरत है, उसमें सितार है, उसमें सारंगी है, तो उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट बुलाते थे रिकॉर्डिंग में कि भाई मुझे कितने चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। और अरेंजर म्यूजिक लिखता था, और फिर हम स्टूडियो में जाते थे सुबह 9 बजे, फिर हम अपना हमारा जो भी पार्ट बजाना है वो लिख लेते थे। वी यूज्ड टू राइट आवर ओन पार्ट कि भाई तेरा फर्स्ट म्यूजिक में बजाना है, इंट्रोडक्शन में बजाना है, अच्छा इंट्रोडक्शन में कभी बजाना है, तुम्हारा 8 बार के बाद तुम्हारी एंट्री है तो 8 बार रेस्ट, ऐसा प्रिपेयर करके आप। हाँ, सो वी यूज्ड टू राइट अ म्यूजिक एंड वी यूज्ड टू प्ले। हम लोग रेडी हो जाते थे हमारा पीस देख के, तब तक अरेंजर है भाई तेरा फर्स्ट म्यूजिक है, बजा वो फर्स्ट म्यूजिक बजा जी। तो बजा के क्या बजा रहा है, क्या बजा रहा है,
जैसे अभी प्यारे जी है, प्यारे जी ने समझो एक पीस बनाया, कोई भी एक गिटार का पीस, तो ऐसे मजा नहीं आ रही, क्या क्या बजा रहा है, मजा आना मांगता है, यहाँ लगना मांगता है जी। यानी अब जैसा नहीं है कि अब जैसे कर दिया एंड जल्दी 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 ये तो आप लोग बकवास बैठे होती है। रहते थे अंटिल। पहले जितना गाना जल्दी रिकॉर्ड होता था ना, 4 घंटे में पूरा लाइव रिकॉर्ड होता था। अच्छा, और सभी म्यूजिशियंस इकट्ठे? वो भी सिंगर, वो 11 बजे आती थी, गाना सीखती थी वहीं सेट पे, चाहे किशोर दा हो, रफी साहब हो, आशा जी हो, लता जी हो, वो सेट पे आते थे 11 11:30 बजे, फिर वो अपना गाना लिख लेते थे। एक बार जो हमारी रिहर्सल चलती थी कैबिन में, उनकी आर्टिस्ट मॉनिटर रूम में म्यूजिक डायरेक्टर उनको गाना सिखाता था, लिरिक्स राइटर उनको लिरिक्स लिखा देता था, और फिर कुछ चेंज करना है ट्यून के अंदर या कुछ जगह ऐसी, तो वही उनका फिक्स हो जाता था, सिंगर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। और जी। फिर हमारे साथ रिहर्सल होती थी, इंटरल्यूड, इंटरल्यूड म्यूजिक विद ऑर्केस्ट्रा, यानी क्या बजने वाला है गाना, और वो लाइव हम लोग रिहर्स करते थे पूरा थिएटर में। लाइव रिहर्स होने के बाद फिर साउंड बैलेंस होता था, एंड दैट टाइम देयर वर ओनली 4 ट्रैक। ट्रू ट्रू। अरविंद जी, इसका मतलब आपने तो कितने ऐसे लाइव रिकॉर्डिंग्स देखे हैं, तो कोई इंसिडेंट आपको शेयर करनी हो हमारे साथ, कोई भी एक कोई पॉपुलर सॉन्ग या जिसकी रिकॉर्डिंग या जिसका कोई ऐसे कोई किस्सा हो जो। किस्सा तो क्या है, जैसे मैंने 1 2 3 का सुना था, जब अलका जी 1 2 3 गा रही थी, ये तो नॉट वेरी ओल्ड ऑल्सो, लेकिन वो जैसे मैंने सुना था जी। मैंने बजाया है, 1 2 3 गाना बजाया है। अच्छा। हाँ, हम लोग थे ना उस रिकॉर्डिंग में। अच्छा, क्योंकि मैंने सुना था कि वो जो गाना है वो 1 2 3 उसमें एक्चुअली था ही नहीं, इट वाज जस्ट काउंटिंग काउंटिंग दे रहे थे, और फिर लगा कि यार ये तो काउंटिंग ही बीट्स बन चुकी है, तो ऐसा कुछ। मैं बताता हूँ ये किस्सा कैसे हो गया था। जैसे एक दिन लक्ष्मी जी, कोई और किसी की रिकॉर्डिंग चल रही थी, और मैं उनको भाई बोलता था, लक्ष्मी जी को, बड़े भाई को भाई भाई बोलते थे। तो और उनके बड़े भाई थे शशिकांत जी, उनको दादा बोलते थे, इनको भाई बोलते थे। तो वो ऐसे आए और मेरे पास ऐसे थे, मेरे को बोले, अरे यार मैं ना कोलीवाड़ा से हमेशा आता हूँ, गाड़ी मेरी आती है ना, उधर ट्यून बजते रहती है, तो बैंजो बजता है ना, बैंजो पता होगा, जी उसमें जी जी ट्यून जी। बजती है, बहुत अच्छी ट्यून है, तो दिमाग में नहीं आ रही है, मालूम है तेरे को कौन सी ट्यून? मैं भी सोच रहा हूँ कौन सी ट्यून, अरे बहुत ये बैंड बींड में बजता है ना, गणपति जाता है तभी भी बजता है, बहुत जगह बजता है। हाँ मैं बोला ये देख लेना, ये साल का सुपरहिट गाना बना था इसके ऊपर। क्या बोले? अच्छा, हाँ ये साल का सुपरहिट गाना बना था। सुपरहिट। बोले अरे भाई आप तो, आपका सब सुपरहिट है, मैंने बोला ऐसा क्यों बोल। और 15 दिन के बाद पता लगा ये गाना रिकॉर्ड हो रहा है। राइट। लेकिन ये 1 2 3 ये सब दिमाग है ना, ये मुझे लगता है बख्शी जी ने लिखा है गाना, आनंद बख्शी जी। शायद। आनंद बख्शी जी बहुत कमाल के, हाँ, क्योंकि उनको ना गाने का सेंस था, वो खुद गाते भी थे। एक टाइम समझ लो गाना उन्होंने लिख दिया, अगर उसका कटिंग होता है ना, ब्रेक पॉइंट्स होते हैं गाने को, 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे भी बोल सकता था, वो बोले नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, बस हमारे बॉस ने पकड़ लिया उसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये गाना 13। अभी भी 2019 तक में रीमेक हो चुका है, इसका मतलब ये वो सिर्फ उस साल का सुपरहिट नहीं था, वो अभी डिकेड का सुपरहिट हो गया। ये हम लोग का चल रहा है पार्ट उसमें,
उन्होंने खाली इतना था ना, इतना सुना था, बस उसके ऊपर पूरा गाना बना दिया। गाना वेरी नाइस। अरविंद जी, अब मैं ना आपके वो जो टूर्स है एंड स्पेशली लता जी और आशा जी के साथ भी आपने जितना काम किया है, तो सबसे पहले मैं उसका एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो आपकी बीबीसी रिकॉर्डिंग थी। तो पहले हम वो देखेंगे और उस पे यस, अ वेरी वेरी ओल्ड क्लिप एंड थोड़ी सी वो शायद अगर ब्लरी भी आए, बट आई एम श्योर यू गाइज विल एंजॉय वाचिंग दिस। उस पे बहुत क्लियरली अरविंद जी, आई थिंक व्हाट मस्ट बी योर एज अरविंद जी that time? लग जा गले The one with the guitar is his. It's pretty blurry, but शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार। बाहें गले में डाल के हम रोले सार आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले ओके, क्या एज थी आपकी तब? यू डोंट लुक लाइक व्हाट यू लुक टुडे एंड सो मच डिफरेंस, कर्ली हेयर That was in 79, 65, 70. I was 20. और वो लाइव I was रिकॉर्ड 23 or 23 or 24 years old, I think so. वाओ। Around 20s में था. And I had this, afro hair and all, like. Yeah, I was like, the first time I saw it and I was like, ये तो वो है ही नहीं। so how I've crossed 65 now. of course, but so tell us a little about जो
लता जी एंड आशा जी के साथ आपने बहुत काम किया है, एंड हाउ वाज इट इन दैट सेंस वर्किंग विद देम, बिकॉज दे आर लाइक द आइडल्स ऑफ They are द very कंट्री. simple and very down to earth people. लोगों के नजर में ऐसे लगता है, देखिए उनके आर्ट के बारे में दे आर लाइक गॉड्स, गॉडेस. हमारे लिए तो भगवान ही जैसे वो लोग, लेकिन वो लोग इतने सीधे है ना, नॉर्मल. यू वोंट बिलीव इट. आप आशा जी के घर में जाओ, अरे आशा जी के, लता जी के घर में आया हूँ, इतने सिंपल. एक सिंपल सोफा होगा घर में, व्हाइट साड़ी में रहेगी, शांत सीधी. और आशा जी का कैसा है, आशा जी का दीदी, बड़ी दीदी है ना, उनको हंसी बहुत, मजा, जोक भी करने का बहुत शौक था उनको. और बहुत उनको फोटोग्राफी का शौक था बड़ी दीदी को, यानी लता जी को. और आशा जी को खाना पकाने का बहुत शौक था, खिलाने का बहुत शौक था, बस खाना बनाती एकदम. और मेरे को तो अपने बेटे जैसा ही किया उन्होंने हमेशा. कभी मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कितने बड़े आर्टिस्ट. मैं तो अपने माँ के, मम्मी के पास जाता, अरे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे बच्चा जिद पन्ना कर, नहीं मैंने, मेरे को नहीं चाहिए. अरे तू बैठ रही इधर, ऐसा कर, चल मेरे साथ, ऐसा हाथ पकड़ के ले जाएगी. राइट. नहीं, ऑब्वियसली आप उनको इतने क्लोजली जानते हैं तो आपका परसेप्शन और एक रिलेशन अलग है. बट बहुत अच्छा लगा अरविंद जी सुन के ये सारे किस्से जो हमें नहीं पता थे. एंड ऑफ कोर्स ये एक हिडन चीजें हैं जो किसी को नहीं पता होती, तो उसका एक अलग अच्छा लगता है ये सब सुन के. किस्से बहुत एंजॉय करते हैं लोग. थैंक यू. मतलब हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन इसको एंड करने से पहले मैं चाहती हूँ आप अपना ही कोई फेवरेट आपका बजाया हुआ हम सभी को एक बार सुनाएं. गुरु का भी बजाया हुआ है. जी जी, ऑफ कोर्स. ये सब कहो ना प्यार है का भी मुझे पता है. आपका जो ट्रैक है उसमें वो, या जो भी आपको पसंद आए. बिफोर वी एंड, आपको जो गिटार के ऊपर बहुत ही फेमस ट्यून है गिटार की, एक्चुअली वो कंपोज की मेरे गुरुजी ने, गौरव भाई ने. अच्छा अच्छा. मैं उनको गुरु ही मानता था. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, प्यारेलाल एलपी का म्यूजिक था, कर्ज फिल्म. कर्ज तो मालूम होगी. ऑफ कोर्स सबको पता है कर्ज. मैं आपको बताता हूँ. See, अभी I am a guitarist, but I play 12-string guitar, I play banjo, I play mandolin, I play saz, I play bass guitar, electric guitar, all types of plucking instruments I play for studio. Right? So तभी कर्ज का जब हम लोग ने ये थीम रिकॉर्ड किया था, I want to just tell you this, तभी कोई नहीं था, 4-5 जन थे. सुभाष घई की फिल्म स्टार्ट हो रही थी कर्ज. तो सुभाष घई जी कैसे थे ना, पहले एक थीम फिक्स कर लेते. तो उन्होंने प्यारे भाई को बोला, प्यारे भाई एक थीम बनानी, गिटार के ऊपर ये स्टोरी है. प्यारे भाई ने बोल दिया गौरव भाई को, बिकॉज ही यूज्ड टू असिस्ट, ही वाज असिस्टेंट टू लक्ष्मीकांत प्यारे. गौरव भाई, अरे गौरव एक अच्छी थीम, तो गौरव भाई ने अपने घर में सोच के उन्होंने थीम बनाई. और उस थीम में एक्वास्टिक गिटार के ऊपर गौरव भाई ने बजाया, और फिल्म के गाने के अंदर वही थीम बज रही है जिसमें इलेक्ट्रिक गिटार पे मैंने सेम थीम. एंड आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस थीम टू माय गुरु भाई गौरव भाई, जिन्होंने ओरिजिनली ये एक्वास्टिक गिटार पे बजाया हुआ है. तो मैं ये आपको ये सुनाना चाहता हूँ जी, कर्ज की थीम.
Wow. Thank you so much, Arvind ji. This was beautiful. बहुत बहुत मजा आया आपसे, और स्पेशली ये जो सारी स्टोरीज थी एंड प्लस आपकी जो ये छोटे छोटे एंड द वे यू गॉट इट फॉर अस, यू नो, एकदम कनेक्टेड. मुझे लिटरली लग रहा था कि यू नो हम वहां उस एरा से इस एरा तक हर एक किस्से को सुनते हुए आ रहे थे. सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. आपने हमें ये टाइम भी दिया, हम सबको बहुत मजा आया. एंड लेट्स होप हम बहुत जल्द ये सब खत्म होने के बाद पर्सनली सब कनेक्ट करें जी. Thank you so much. All the best. Good luck. Thank you. Thank you.